अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जाना मलिक के बारे में। जाना मलिक को शायद कुछ लोग भूल चुके हों, लेकिन हम नहीं भूले। और उनके बारे में सबसे पहले बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक स्टेटस लगाया अपने इंस्टाग्राम पर। और उसको देखकर वो जो वीडियो क्लिप था ना, मुझे फील ऐसा हो रहा था कि जैसे मेरी माँ ऑपरेशन थिएटर में जा रही है। और ज़ाहिर है, जो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा होता है उसको यही तसल्ली दी जा रही होती है कि आपको कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर में आप बाहर आ जाएंगी, बस आपका ऑपरेट हो जाएगा, उसके बाद आप इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाएंगी। लेकिन जो औलाद होती है ना, वो जो अपने माँ बाप को अपने हाथों अपनी आंखों के सामने ऑपरेशन थिएटर में भेज रहा होता है और अपने हाथों साइन कर रहा होता है, सिग्नेचर कर रहा होता है कि अगर इस दौरान कुछ भी हुआ तो आप इसको हादसा समझेंगे, या जो भी डॉक्टर सिग्नेचर करवाते हैं तो आपके हाथ कांप रहे होते हैं। खैर, अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत दे। जाना मलिक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे अंदर फीलिंग क्यों है, इन सारी फीलिंग्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 2019 में उनका शायद आखिरी ड्रामा आया था जिसका नाम था नागिन। उससे पहले भी उनके कुछ ड्रामे थे जो काफ़ी मशहूर हुए थे, जिस तरह से पार्लर वाली लड़की, उसमें उनका किरदार था शहनाज का। ये ड्रामा भी काफ़ी उनका पसंद किया गया। अच्छा, ये ज़्यादातर फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद और जितने हमारे बड़े एक्टर हैं, नुमान एजाज, इन सब के साथ आती थी और बड़ी पॉपुलर थी, इनकी खूबसूरती। और लेकिन हॉस्पिटल में बग़ैर मेकअप के, बग़ैर, देखें कुछ लोग होते हैं किसी के मरने पर भी अपने आप को शो नहीं कर रहे होते। इंडियंस आप देखें, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, उनके अपनों की डेथ भी हो जाए तो वो मेकअप के बगैर नहीं निकलती, फिर भी वो कोशिश करती हैं कि कुछ ना कुछ मेकअप कर लें, क्योंकि बाद में तो हमने इसी मीडिया में रहना। लेकिन जाना मलिक ने जिस तरह से वो वीडियो लगाई और जिस वक्त उनकी वो जो वालदा ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, तो एक तरफ वो ऑपरेशन थिएटर दिखा रही थी, वालदा को दिखा रही थी, और दूसरी तरफ बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप पर काबू रखा। मुझे यूँ लग रहा था कि अभी जैसे ही उनकी वालदा अंदर जाएंगी तो ये दाढ़े मार कर रोने लग जाएंगी। और ये जो बात मैं आपको कह रहा था ना कि जब डॉक्टर सिग्नेचर करवाते हैं तो आपके हाथ कांपते हैं। मेरे बेटे, जैसे आप जानते हैं, सभी को सब जानते हैं, सभी का ऑपरेशन था अपेंडिक्स का। तो जब डॉक्टर्स ने मुझसे सिग्नेचर करवाए, आप यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे थे। हालांकि वो छोटा सा ऑपरेशन था, लेकिन एनेस्थीसिया के दौरान, उस दौरान वो दोबारा बच्चा होश में आता है, नहीं आता, कोई गड़बड़ हो जाए। हालांकि बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, बहुत अच्छी टीम थी, प्रॉपर क्वालिफाइड लोग थे, लेकिन उसके बावजूद मैं डर रहा था। अब ये बात मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, मेरे वालिद 10 साल बीमार रहे, 10 साल में हॉस्पिटल जाता रहा और कई बार मुझे सिग्नेचर्स करने पड़े। उनके लंग्स बिल्कुल डैमेज थे। और 10 साल, लोग अक्सर पूछते हैं ना कि आपने एक्टिंग क्यों छोड़ी थी, शोबिस क्यों छोड़ दिया था, तो मेरे वालिद साहब के लंग्स बिल्कुल डैमेज हो चुके थे और डॉक्टर कहते थे कि ये किसी लम्हे भी चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने उनको 10 साल ज़िंदा रखा और 10 साल उनकी मेरी दोस्ती बहुत ज़बरदस्त रही। उनके जाने के बाद ऐसे लगा जैसे, वो कहते हैं ना कि शायद जाने के बाद इंसान भूल जाता है, वक्त गुजर जाता है, याद नहीं आते, याद आते हैं यार। खैर, भूलता नहीं है इंसान, कभी नहीं भूलता। माँ बाप और माँ बाप के साथ अगर यारी हो तो इंसान कभी नहीं भूलता। बाबा को 2019 में मेरे वालिद की डेथ हुई थी, लेकिन अब तक मैं नहीं भूल पाया उनको। ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। और लास्ट टाइम जब मैं कराची में था और मैं ड्रामा सीरीज़ कर रहा था हुमायूं सईद के साथ, वो था ताल्लुक़, माया और हुमायूं सईद के उस ड्रामे में मैं काम कर रहा था। तो मेरे वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, तो मैं वापस आया तो मैंने मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे, यार मैंने ज़िंदगी ना बड़ी दलेरी के साथ जी है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम ना हो तो मैं हॉस्पिटल में लावारिस कहीं पड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो मेरा सर तुम्हारी गोद में हो। हाय, फिर जब वो गए तो उनका सर मेरी गोद में था। लास्ट टाइम उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस में वो मेरी गोद में थे, उनका सर मेरी गोद में ही था। खैर, वो फिर चले गए। तो यूँ जब माँ बाप या कोई अपना अजीज़ ऑपरेशन थिएटर में जा रहा होता है तो दिल बहुत उदास होता है।
हाथ कांपते हैं, दिल रोता है, परेशानी होती है। खैर अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे और जाना मलिक की भी वालदा को ज़िंदगी दे, उनको सब्र दे, उनको हिम्मत दे और उनका जो ऑपरेशन जो भी सर्जरी थी वो अच्छे से हो जाए और उनको उस तकलीफ़ से निजात दे। खैर इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, अपने माँ बाप या अपने माँ बाप से रिलेटेड कोई भी वाक़या किस्सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसे पढ़कर मुझे भी अच्छा लगेगा और कुछ आपकी यादें भी ताज़ा होंगी। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी बुशरा अंसारी के बारे में। आप सबको पता है जब ये प्रोग्राम किया था बुशरा अंसारी पे वहीद खान लाला ने, वो जो उनकी मिमिक्री की थी, उस वक्त मैंने कहा था कि वहीद लाला ने जो मिमिक्री की है उनको उस पर गुस्सा नहीं आया कि मिमिक्री की है, उस पर गुस्सा आया कि उन्होंने उनमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो कंटेंट इस्तेमाल किया है, जो जुमले इस्तेमाल किए हैं, वो बुशरा अंसारी जी को बहुत बुरा लगा। आपको पता है बुशरा अंसारी जी अभी वसीम बदामी के शो में आई थी तो वही सेम बातें जो मैंने कही थी ना, हालांकि मेरी उनसे बात नहीं हुई थी और ना ही मुझे पता था कि इस पर उनका क्या रिएक्शन होगा, उन्होंने क्यों कहा वेरी चीप, क्यों कहा कि बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान की 4 बड़ी लेजेंडरी सिंगर एक्टर्स जो भी तो उस वक्त की बड़ी स्टार्स थी उनकी मैंने मिमिक्री की, ठीक है, और मैंने मिमिक्री की, मैं लड़की थी, लड़की बन के मैं कर रही थी, लेकिन एक ट्रांसजेंडर ने, मतलब एक लड़के ने उनको ट्रांसजेंडर क्यों कहा ये मुझे समझ नहीं आई। खैर आपको अगर समझ आती, वो कहती है ट्रांसजेंडर ने ये किया तो जो मुझे बुरा लगा। और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि वो उनको बहुत चीप दिखा रहे थे। मिमिक्री के दौरान बुशरा अंसारी जी के ऊपर कहा कि आप जब से आई हैं लड़ाइयाँ कर रही हैं शोबिज़ में, जब से आप आई हैं सोशल मीडिया पे तब से आप लड़ाइयाँ कर रही हैं, ये एक तो गलत बात थी। दूसरा आपको पता है कि रूबी अनम जी का जो मेरे साथ एक पॉडकास्ट हुआ था जो बहुत ज़्यादा वायरल जो मसला हुआ था, उसको टारगेट किया गया था। उन चीज़ों को लेकर ये सब कुछ हुआ जिसकी वजह से उनको बहुत बुरा लगा। हालांकि मेरा ख्याल है बुरा लगना नहीं था, सिर्फ इसी वजह से बुरा लगा क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। खैर इस बारे में अब आप लोग क्या कहते हैं, क्या वाकई या उनको अप्रिशिएट कर देना चाहिए था कि वहीद लाला ने बहुत ज़बरदस्त ये माना जा सकता है कि अगर वो डिसेंट बनकर अच्छी बातों के साथ मिमिक्री करते तो बुशरा अंसारी जी को अच्छा लगता। लेकिन अगर वो जो बातें उन्होंने ऐड की हैं ना, जिस तरह से वो होस्ट जो थी, को होस्ट जो थी, उन्होंने जिस तरह से सवालात ऐड किए, जो चीज़ें ऐड की, वो बहुत बुरी थी। खैर इस बारे में अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई इस उनकी मिमिक्री में बदतमीज़ी थी। अगर आपने देखी है तो फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। खैर बुशरा अंसारी जी भी कर जाते सर अपने दौर च, ऐसी गल भी नहीं है कि उन्होंने नहीं की थी। बहरहाल अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर नवी गल छिड़ जाएगी, नहीं करनी चाहिए। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं जी इफ़त उमर के बारे में, जिनके बारे में लोग ये कहते रहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इतनी अमीर हैं, मालदार हैं, इसलिए ये ऐसी बातें कर जाती हैं। उनकी ड्रेसिंग को देखकर, उनके लिबास को देखकर, उनकी अंदाज़, उनके बयानात और इन सारी चीज़ों को, और औरत मार्च को सपोर्ट करना, फेमिनिस्ट होना, ये सारी चीज़ें लोग ये समझते हैं कि शायद ये शुरू से एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर जाती हैं, इस तरह का लिबास पहनती हैं। लेकिन अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसे सुनने के बाद मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ था। वो कहती हैं कि मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से था। मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ कि वो कहती हैं कि मैं बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और मेरा शोबिज़ में आना सिर्फ इसलिए हुआ और इस तरह से हुआ, और शोबिज़ में आने के बाद उनकी रंगत, उनकी खूबसूरती, पर्सनालिटी को लेकर जो कुछ उनको सुनना पड़ा उसकी वजह से उनके आंसू तक आ गए थे। वो बाद में बात करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर मेरे वालिद मेरे सर पर होते तो मैं कभी भी शोबिज़ की तरफ ना आती। मतलब इस आपको पता है कि शोबिज़ में आना कोई आसान काम नहीं है, और अगर कोई लड़की ये समझती है कि मैं शोबिज़ में जाऊंगी तो मैं बड़े दलदले से जाऊंगी, मैं क्या किसी को मैं लिफ्ट कराऊंगी, मैं तो ये तो मैं तो वो, ना भाई, जो कहती है ना मैं ये मैं वो, मैं किसी को लिफ्ट नहीं कराऊंगी, मेरे सामने अगर कोई ऐसी ऑफ़र देकर तो दिखाए। तो आप किरण ताबीर को देख लें, किरण ताबीर वो हैं जो परिजात में परिजात की बहन बनी हुई थी, कहाँ है वो आजकल? कहीं नज़र नहीं आती। इसीलिए नज़र नहीं आती क्योंकि वो खुद कहती हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मेन कैरेक्टर के लिए कास्ट होती हूँ, लेकिन मुझे कॉल आती है कि डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा रात के इस वक्त? हाँ, प्रोड्यूसर साहब आपसे मिलना चाहते हैं रात के इस वक्त? भाई मैं नहीं मिल सकती इस वक्त, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रात को 12 बजे किस चीज़ की मुलाकात करनी है, कौन सी डिस्कशन करनी है।
लेकिन क्या होता है कि जैसे ही मैं इनकार करती हूँ अगले दिन सुबह मैसेज आ जाता है, वो प्रोजेक्ट असल में अभी हमने किसी और को कास्ट कर लिया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपके लिए सोचेंगे। ये चीज़ें रिजेक्ट करने के बाद ये सब कुछ होता है, इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल इफ़त उमर कहती हैं कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आई, एक तो मेरा बहुत जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही गुर्बत का मारा हुआ था, बहुत परेशानियाँ थी, बहुत कुछ था, लेकिन उसके साथ साथ मेरी खूबसूरती, मेरा रंग बहुत काला था। चूँकि अगर वो अभी भी गोरी चिट्टी नहीं है, सांवली है, तो मेरे रंग और इस चीज़ को लेकर मुझे बड़ी बातें की जाती थी। अब लोग क्या कहते थे, यार रंग रूप तो नहीं है, सामने देखते थे ना, रंग रूप नहीं है यार, रंग इसका काला है सब कुछ, लेकिन फोटोजेनिक है। जब मैं मॉडलिंग में आई तो लोग कहते थे कि फोटोजेनिक है यार। अब ये तनकीद समझ लें कि ये बेइज्जती होती है। आप किसी की तारीफ करते हैं ना, तारीफ करते हुए आपको ये एक बीच में बात ऐसी कर देते, कहते हैं ना 100 बुराइयां हो सन इस पर ए गल इसकी बड़ी चंगी है कि लोगों ने मदद कर देना है। 100 बुराइयां हो सन मतलब आपने 100 बुराइयां गिन दी ना, इसमें 100 बुराइयां होंगी लेकिन ये अच्छाई इसकी बड़ी अच्छी है। भाई 100 बुराइयां हो सन के फिर तुसी बुराइयां ही गिन लो। अगर आपने अच्छाई गिननी है तो अच्छाई के बारे में बात करते ना, इसकी ये अच्छाई है कि यार ये किसी के साथ बहुत अच्छी है, या किसी इसका इखलाक बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात पहले मैं सोचता था कि इफ़त उमर जो है, इनके सामने कोई भी बैठा हो, ये उसकी इंसल्ट नहीं करते बल्कि उसकी तारीफ करी जा रही होती है। क्योंकि इफ़त उमर का एक प्रोग्राम मैंने देखा था। मैं आपको ये भी पहले बता दूं कि मैं इफ़त उमर के औरत मार्च वाले जितने भी स्लोगन, जितने भी बयान, जितनी भी चीज़ें, सबके खिलाफ हूँ। लेकिन उसके साथ आपके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जिनके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। वो ये देखिए, औरत मार्च को तो कभी भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि उनके जो बयानात, जो स्लोगन, जो चीज़ें हैं, उनको देखकर लगता ही नहीं है कि यार ये औरतों के हक में है, ये तो औरतों की बर्बादी के लिए है। खैर, बाद में ये कह रहा था कि उनके सामने मीरा बैठी हुई थी। अब मीरा को एज के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर एज के हवाले से बात की जाए, वो समझ रही थी कि इन्होंने मुझे ये कहा कि आप और मैं, हम इकट्ठे ही काम करते थे। एक इतना जुमला बोलने की देर थी कि मीरा जी ने बोलना शुरू कर दिया, नहीं नहीं मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मैं आपसे बहुत। अब वो बार बार कह रही है, नहीं नहीं तुम तो मुझसे बहुत छोटी हो, नहीं नहीं तुम मुझसे बहुत छोटी हो। कितनी बहुत छोटी होंगी यार। एक एक्ट्रेस दूसरी एक्ट्रेस को, जिनके आने शोबिज में आने की तकरीबन डेट आसपास, कहते हैं ना नेड़े थेड़े, ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि इफ़त उमर बहुत पहले की और मीरा बहुत बाद की, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा ही था कि बस आसपास में ही आई है, करीब करीब कोई 2-4 साल का फ़र्क होगा। जिस तरह से हुमायूं सईद ने कहा कि जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैं बच्चा था, मैं तो छोटा था, और अतीको अडो तो उस वक्त बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। अब वो ये चीज़ें कर रहे थे तो उससे ये बात जाहिर हो रही थी कि वो अपने आप को बहुत छोटा शो करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जब आपकी उम्र में 4 साल का फ़र्क हो तो फिर आप किसी को जब ये कहेंगे तो बहुत फ़र्क है यार, जब मैं आया था तब तो मैं बच्चा था। तो फिर लोगों को बहुत बुरा लगा कि हुमायूं सईद तो काके बन रहे हैं। अब हुमायूं सईद ने भी ज़ाहिर है अपने ऊपर मेहनत तो की भी है ना, नोट शोट लगाए हुए हैं, सर्जरियाँ बची हैं, सर्जरी ना सही लेकिन बोटॉक्स, क्योंकि ये तो फ़ाद मुस्तफ़ा उनके सामने बैठ के शो में कहते हैं ज़रा हंस ना, देख तू हंसता है, तेरी कोई फीलिंग, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आते हैं। और उन्होंने अपने चेहरे पे यूं करके दिखाया कि देखो यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, करके दिखाओ ज़रा। तो वो हुमायूं सईद हंसने लग गए, कहते आज चल रहने दे। खैर पैसा तो उन्होंने भी अपने ऊपर लगाया, लेकिन अतीको अडो ने अपने ऊपर कुछ नहीं लगाया भाई यार। उनकी झुर्रियाँ, ये वो सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन अतीको अडो उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि इंडस्ट्री में उनकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा ग्रेसफुल थी। अब ये नहीं है कि भाई मैं कोई उनकी ज़्यादा तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि पता नहीं कोई काम है, नहीं भाई काम कोई नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि हम जब छोटे होते हुए उनको देखते थे तो भाई आडे भी छोटे सी नीसा चुन्ने मुन्ने, लेकिन जब हम छोटे थे उनको देखते थे तो लगता था कि यार कितनी खूबसूरत है यार, कितनी प्यारी लग रही है। खैर हूँ तो सी आप मेच्योर हो गए, हाँ हूँ तो सी आप 25-26 साल दे हो गए, अड़ी गल कोई नहीं। लेकिन बात मैं इफ़त उमर की कर रहा था कि इफ़त उमर जो है ना वो इस लिहाज से बहुत अच्छी हैं, और उनके सामने बैठी हुई होस्ट वो ये बात बहुत अच्छे से नोट कर रही थी कि भाई आप हमेशा दूसरों की तारीफ करती हैं, कोई अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन हमेशा कहती हैं कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत प्यारी होगी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो।
क्योंकि वो उस वक्त से गुजरी हुई थी, वो उन जुमलों से, तनकीद से, तकलीफ से गुजर चुकी थी। जो बंदा तकलीफ से गुजरता है ना, उसको मुआमा की तरह, ड्रामा सीरियल मुआमा की तरह दुश्मन नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो दूसरों, खुद जिस तकलीफ से गुजरा है, खुद जिस कर्ब से गुजरा है, वो इस तरह का बने कि वो दूसरों को उस तरह की तकलीफ ना दे। अब इफ़त उमर की अच्छी बात यह है कि वो दूसरों के साथ इस तरह से जब मिलती हैं तो हमेशा उसकी तारीफ़ करती हैं, कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत यंग लग रही हो। तो ये जो बात है ना, इसके पीछे वजह यह है कि उनको बहुत कुछ सुनने को मिला, उनको अपने लिए बहुत बुरा सुनने को मिला। जिस तरह फ़ाद मुस्तफ़ा कहते हैं कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मेरे रंग को लेकर, मेरी पर्सनालिटी को लेकर मैंने बहुत फेस किया भाई, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। बात सारी क्या है, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप अगर रजनीकांत को देखें तो आपको क्या लगता है कि बहुत हसीन और जमील है? नहीं, लेकिन बॉलीवुड में, इंडिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले वो वाहिद एक्टर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मुआवजा लिया हुआ है। अगर आप नाना पाटेकर को देखें, उनकी निकर पार्टी को ना देखें, लेकिन नाना पाटेकर को देखें तो क्या है उनके, अगर आप उनकी जवानी की फिल्मों को उठा के देखें तो रंग सांवला नहीं, सख्त काला, पक्का काला, लेकिन उनका बोलना ऐसा कमाल। सुनील शेट्टी को देखें आप, उनका बोलना कमाल था भाई, वो एक अलग अंदाज था ना, उस अंदाज के मुताबिक वो अपनी एक्टिंग बड़ी अच्छी करते थे। अजय देवगन को देखें, कौन कह सकता है कि भाई ऐसी पर्सनालिटी थी कि जिसके पास से गुजर जाए बंदा देखता जाए, लेकिन फिल्मों में दिखाते थे कि अजय देवगन जहाँ से गुजरा लड़कियाँ सीटियाँ मार रही है, भाई कितना पर्सनालिटी वाला बंदा गुजरा है। आपकी रंगत, आपका रंग रूप कहीं पर काउंट नहीं होता। काउंट क्या होता है? आपका पैसा, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी गाड़ी, आपका घर, ये सब कुछ देखा जाता है। सो अपने ऊपर, अपनी रंगत पर, इन चीज़ों पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो अपने कैरियर पर फोकस करने की। लोग तो बातें करते रहेंगे, लेकिन हमारा ये काम है, सभी स्मैश स्टूडियोज़ के लोग जो हैं, सभी स्मैश यूट्यूब चैनल के जो टीम है, जो लोग देखते हैं, इन सबको मैं ये कहूँगा कि हमने क्या करना है, हमने अपनी ज़िंदगी को बदलना है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहते रहो, जो कहना है कहो, जी भर के कहो, अपना पूरा दिन ज़ाया करो, अपने 24 घंटे ज़ाया करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कहना है मैंने अपना काम करना है और मैंने बन के दिखाना है। बन के दिखाने के लिए दुनिया के सामने दिलेर और अल्लाह के सामने हमेशा ऐसे रहना, अल्लाह चितू ही देने वाला है, अल्लाह चितू ही देना। दिल में बदला नहीं रखना, दिल में बुक्स नहीं रखना, ये नहीं सोचना कि मुझे जब मिल जाएगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं, मुझे जब मिल जाएगा तो मैं अपनी खुशियों को एंजॉय करूंगा, दूसरे के लिए अजाब नहीं बनूंगा। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ता हूँ, दिल को खुशी होती है। बस मेरी तरफ से तो आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कभी भी दुखी ना करे, गमज़दा ना करे, परेशान ना करे। और आप दुखी हों, परेशान हों तो अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि आप उस आजमाइश से गुजर सकें। दिल बर्दाश्त नहीं होना, दिलेर बन के जीना है। ठीक है, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।